हाय एवरीवन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कर रहे थे हम लोग। एटॉमिक रेडियस के बारे में देख रहे थे इसमें, जिसमें से कोवलेंट रेडियस और मेटेलिक रेडियस को जो है काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करा था हमने। आज एक तीसरा टाइप का जो रेडियस है, जिसे हम वैन डर वाल रेडियस कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। वैन डर वाल्स रेडियस। वैन डर वाल्स नाम है साइंटिस्ट का। नाम लिखने का तरीका है वैन अलग, डर अलग, वाल अलग, जिसमें से वैन का वी, डर का डी स्मॉल लेटर्स होंगे, जबकि वाल्स का डब्ल्यू कैपिटल होगा। तो थोड़ा इससे ध्यान रखोगे। क्या है डेफिनेशन लिखते हुए समझें इसको। The half of the distance between the nuclei of two adjacent non-bonded identical atoms, two non-bonded identical atoms of neighboring molecules in the solid state ऑफ एन एलिमेंट, और वह एलिमेंट बेसिकली नॉन मेटल होगा, यूजुअली नॉन मेटल, इज कॉल्ड इट्स वैन डर वाल रेडियस, इज कॉल्ड इट्स वैन डर वाल्स रेडियस। क्या लिखें? द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड आइडेंटिकल एटम्स ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। जैसे मान लो क्लोरीन एक मॉलिक्यूल हुआ। अब इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के दो एटम्स आपस में बॉन्डेड होंगे इस तरह से, ऐसा करके। ऐसे मान लिया जाए Cl2 मॉलिक्यूल है। अब Cl2 मॉलिक्यूल में इस तरह से जो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं, या बेसिकली कोवलेंट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसमें से आप क्या करो कि इस ओवरलैपिंग वाले चीज़ को मत दिखाओ, हटा दो इसको, और केवल इतना दिखाओ, ऐसे। तो यह हुआ क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl, इसका न्यूक्लियस यहाँ, इसका न्यूक्लियस यहाँ। और ऐसे ही Cl2 का एक मॉलिक्यूल और होगा, लिखा हुआ है ना नेबरिंग मॉलिक्यूल, ऐसे। तो एक मॉलिक्यूल और होगा, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाओ, ऐसे, इस तरह से। और इसमें भी क्या करो कि इसको हटा दो। तो ये भी वही हुआ Cl, इसका न्यूक्लियस यहाँ और इसका न्यूक्लियस यहाँ। अब जो ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हुए अगल बगल वाले, जिसे हम नेबरिंग मॉलिक्यूल्स कहेंगे, और यह जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है, देखो सेम एलिमेंट का है, सब जगह क्लोरीन ही है। अब इस केस में बोल रहा है कि जो दो एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड आइडेंटिकल एटम है, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल हुए। अब इन दो मॉलिक्यूल में वैसे दो एटम जो नॉन बॉन्डेड हो, मैंने आपस में बॉन्ड नहीं बना रहा हो। तो देखो ये दो क्लोरीन आपस में बॉन्ड बना रहा है, ये दो क्लोरीन आपस में बॉन्ड बना रहा है। तो बॉन्ड नहीं कौन बना रहा है? ये दोनों क्लोरीन अगल बगल है, लेकिन एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो इस वर्ड को समझो, एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड आइडेंटिकल एटम, कि अगल बगल के होने चाहिए
नन बॉन्डेड होने चाहिए और आइडेंटिकल होने चाहिए। तो दोनों अगल बगल के हैं, नन बॉन्डेड है क्योंकि ये दोनों आपस में बॉन्ड नहीं बना रहा है, देखो इसका ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं किया हुआ है, और आइडेंटिकल एटम है दोनों से। तो अब जो ये दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है, दिस इज, इस डिस्टेंस को आप बोल सकते हो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को क्या कहोगे? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इसका आधा कहलाता है वैन डर वाल्स रेडियस। इसका आधा कहलाता है क्या? वैन डर वाल्स रेडियस। ऐसा। अब जो यह इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मेजर किया गया है क्लोरीन के लिए वह है 360 पिकोमीटर। यह जो डिस्टेंस है 360 पिकोमीटर, या एंगस्ट्रॉम में लिखोगे तो 3.60 एंगस्ट्रॉम। तो जब यहाँ से इसका वैन डर वाल्स रेडियस लिखोगे आर भी बराबर, तो इसका आधा हो जाएगा 3.60/2 आ जाएगा 1.80 एंगस्ट्रॉम। तो क्लोरीन के लिए जो वैन डर वाल्स रेडियस है वह आया 1.80 एंगस्ट्रॉम, जबकि इसका कोवलेंट रेडियस होता है 0.99 एंगस्ट्रॉम। देखो कितना ज़्यादा अंतर है। इसका मतलब हुआ कि जो वैन डर वाल्स रेडियस है वह मच ग्रेटर देन होगा कोवलेंट रेडियस का। इसे याद रखोगे। तो डेफिनेशन समझ में आया क्या हो रहा था डेफिनेशन में? फिर से एक बार देख लो। The half of the distance between the nuclei of two adjacent non-bonded identical atoms of neighboring molecules in the solid state of an element। कोई एलिमेंट है, इसी एलिमेंट के दो मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे क्लोरीन के दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स लिए हमने, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल। अब यह मॉलिक्यूल में क्लोरीन के दोनों एटम्स आपस में बॉन्डेड होंगे, यहाँ भी क्लोरीन के दोनों एटम्स आपस में बॉन्डेड होंगे। अब इस केस में बोल रहा है कि दो अगल बगल वाले वैसे आइडेंटिकल एटम जो नन बॉन्डेड हो। तो नन बॉन्डेड एटम तो यही दोनों हुआ ना, अगल बगल भी है, आइडेंटिकल भी है। तो इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ ये कहलाएगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसी का आधा लेना है। तो इसी का आधा लेंगे तो वही कहलाएगा वैन डर वाल्स रेडियस। तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आया है इसके लिए इतना, उसका आधा करोगे तो इतना वैन डर वाल्स रेडियस, जबकि इसी क्लोरीन का कोवलेंट रेडियस होता है इतना। तो देख लो कोवलेंट का लगभग डबल है वैन डर वाल्स रेडियस। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ओवरऑल कि वैन डर वाल्स रेडियस सबसे बड़ा, उसके बाद मेटेलिक रेडियस और सबसे छोटा कोवलेंट रेडियस। इसको याद रखोगे कि वैन डर वाल्स रेडियस सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है मेटेलिक रेडियस, और सबसे छोटा कौन है? कोवलेंट रेडियस। ऐसा। अब नोट्स में देखोगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए ये तीनों रेडियस लिखे हुए हैं। वैन डर वाल्स रेडियस भी लिखा हुआ है, कोवलेंट रेडियस भी है, मेटेलिक रेडियस भी है, बहुत सारे एलिमेंट के लिए लिखा हुआ है। जैसे कुछ का एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम लोग। तो एग्जाम्पल के तौर पे यदि कुछ देखा जाए तो जैसे फास्फोरस, सल्फर, इन दोनों का ले लो। तो फास्फोरस के लिए जो वैन डर वाल्स रेडियस है वैन डर वाल्स रेडियस VDW, वैन डर वाल्स रेडियस। फिर इसी के लिए कोवलेंट रेडियस और इसी के लिए मेटेलिक रेडियस, सबके सब पिकोमीटर में है। इन दो एलिमेंट्स के लिए समझो, फास्फोरस के लिए यह वैल्यू है 185, कोवलेंट है 110 और ये है 128। सल्फर के लिए यह वैल्यू है 180, ये है 102 और ये है 104। हर एक एटम का यह तीनों तरह का रेडियस नहीं हो सकता। सबसे पहले तो याद रखना कि जितने भी एलिमेंट है सब एलिमेंट के लिए मेटेलिक, कोवलेंट और वैन डर वाल्स रेडियस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिसका है उसके लिए तुम कंपेयर करोगे तो डाटा से साफ स्पष्ट हो रहा है कि देखो वैन डर वाल्स रेडियस दोनों का सबसे अधिक है।
उसके बाद दोनों के लिए मेटेलिक रेडियस है, और उसके बाद कोवेलेंट। मेटेलिक और कोवेलेंट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हाँ वैन डर वाल्स से कंपेयर करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो इसको दिमाग में रखोगे। अब आता है इस मेटेलिक रेडिएशन एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन। पीछे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो है ना, हमने रेडियस का कैलकुलेशन पढ़ा था हाइड्रोजन एटम के लिए बोर्स एटॉमिक थ्योरी में। बोर्स एटॉमिक थ्योरी में एक ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट किया गया था, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कैलकुलेट किया गया था, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कैलकुलेट किया गया था। तो उसमें से जो रेडियस का एक्सप्रेशन था, रेडियस का जो एक्सप्रेशन था वह क्या था, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर me स्क्वायर, और यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज z था वहाँ एटॉमिक नंबर, जो अब यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाएगा। यह एक्सप्रेशन था। तो यहाँ से यदि आप एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन देखो कि एटॉमिक रेडियस किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, किसके साथ एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन हो सकता है, तो साफ साफ पता चलेगा। देखो n यहाँ क्या था, नंबर ऑफ सेल, h क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से ये सभी कांस्टेंट है, मतलब यहाँ से यदि देखोगे तो h पाई m e सारे के सारे यहाँ क्या हैं, कांस्टेंट हैं। ऐसा ये सब कांस्टेंट है। अब यदि ये सब कांस्टेंट है तो फिर r को आप ऐसे लिख दो, ये पूरा को एक कांस्टेंट ही मान लो, और इसको लिख दो n स्क्वायर, नीचे बचेगा z इफेक्टिव जो वेरिएबल चीज़ है। तो यहाँ से साफ पता चल जाएगा कि r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऐसा अलग अलग लिख दो इसको, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n एंड रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देख लो, तो अब साफ पता चल गया कि रेडियस बढ़ेगा नंबर ऑफ सेल बढ़ने से, और रेडियस घटेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, एकदम इस बात को याद रख लोगे कि किसी भी एटम में यदि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, लेकिन यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो फिर उसका एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अब इसके आधार पे हम देखें वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन देखो। तो नंबर 1 वेरिएशन डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप में हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस में कोई भी ले सकते हो, मेटेलिक, कोवेलेंट, वैन डर वाल्स सबके साथ एक ही वेरिएशन है। On moving down the group, the atomic radius increases due to the increase of number of cells। नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा जब पीरियोडिक टेबल में किसी पर्टिकुलर ग्रुप में डाउन जाओगे, मतलब ऊपर से नीचे जाओगे तब। अब इसमें से कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेगा जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे वहाँ। अभी के अनुसार रेगुलर वेरिएशन यहाँ होगा ऐसे, जैसे ग्रुप 2 के एलिमेंट की हम बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। एटॉमिक नंबर कितना, 4, 12, 20,
38, 56। कन्फिग्रेशन लिखोगे तो साफ पता चल जाएगा। ये 22, 282, 2882, 2818 या 281882, 281882 और इसका हो जाएगा 281882। नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे बताओ? नंबर ऑफ सेल्स, एक और एक 2 सेल, 1 2 3, फिर 4 सेल, 5 सेल और इसमें 6 सेल। इसको हटा दिया जाए। ये सेल वाइज कन्फिग्रेशन है ना, 1 2 3 4 5 6 सेल हो गए, 1 2 3 4 5 सेल हुए, 1 2 3 4 सेल हुए, ऐसे करके। फिगर से समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें 2 सेल है, मतलब कैसे बनाओगे? न्यूक्लियस, 1 सेल, 2 सेल। इसमें 3 सेल है, ऑटोमेटिकली देखो दिख जाएगा कि साइज कैसे बढ़ रहा है। 3 सेल, इससे बढ़ गया ना। अब इसमें तो 6 सेल है, सोच लो कितना बड़ा साइज होगा। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, ऐसे करके। और एटॉमिक रेडियस हम किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस है, ऐसे। तो देखो यार डिस्टेंस सबसे बड़ा है, तो जो वैल्यू मेजर किया गया है इन सब एलिमेंट का रेडियस, ऑब्वियसली ये सभी मेटल हैं तो मेटेलिक रेडियस की बात कर लें हम लोग। मेटेलिक रेडियस तो बेरिलियम का 1.12 एंगस्ट्रॉम, मैग्नीशियम का 1.60 एंगस्ट्रॉम, कैल्शियम का 1.97 एंगस्ट्रॉम, इसका 2.15 एंगस्ट्रॉम और बेरियम का जो रेडियस मेजर किया गया है वह है 2.22 एंगस्ट्रॉम। तो यह डाटा साफ क्लियर कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है कि यदि आप डाउन दी ग्रुप जाते हो तो डाउन दी ग्रुप जाने से देख लो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? तो एक सिंपल सा वजह है कि डाउन दी ग्रुप जाने से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से रेडियस क्यों बढ़ता है तो इसको 2 तरीके से समझ लेंगे। एक एक्सप्रेशन के आधार पे जो अभी हम सिंप्लीफाई करके बताए कि R प्रोपोर्शनल एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा तुम ऐसे देख सकते हो उसको कि नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, और यही न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस जो है वह एटॉमिक रेडियस कहला रहा था। तो इस तरह से जब डिस्टेंस बढ़ेगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का तो ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। एटॉमिक रेडियस को ही हम लोग एटॉमिक साइज भी बोलेंगे, कंफ्यूज मत करना। आगे यूज होगा एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज मतलब कुछ अलग मत समझ लेना। एटॉमिक साइज मतलब वो एटॉमिक रेडियस के रूप में उसे एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो जो एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन है वही सेम चीज़ एटॉमिक साइज के लिए होगा। तो यह था वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल में, वेरिएशन डाउन द ग्रुप। अब वेरिएशन अलोंग द पीरियड देखो। वेरिएशन अलोंग द पीरियड, वेरिएशन along the period। तो on moving left to right along a period, the effective nuclear charge increases and hence the attraction of outermost electron towards the nucleus increases. As a result,
एज ए रिजल्ट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। सिंपल सा स्टेटमेंट, सिंपल सा लैंग्वेज कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड, कि पीरियोडिक टेबल में किसी पर्टिकुलर पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्या कहे कि पीरियोडिक टेबल में किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जो हमने देख लिया था स्लेटर रूल में जब कैलकुलेशन कर रहे थे शिल्डिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वहाँ। अब यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या होगा, अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स द न्यूक्लियस इंक्रीजेज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था क्या कि किसी भी एटम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के पास जो न्यूक्लियर चार्ज पहुंचेगा वही न्यूक्लियर चार्ज कहलाता था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यदि आप बोल रहे हो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा चार्ज पहुंच रहा है, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के पास जितना ज़्यादा चार्ज पहुंचेगा वह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, और यदि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है उस साइज सिकुड़ जाएगा ना, छोटा हो जाएगा, इसलिए एटॉमिक रेडियस उसका डिक्रीज कर जाएगा। सिंपल सा फंडा है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेना इसको। जैसे मान लिया जाए सेकेंड पीरियड का एलिमेंट ले लें हम लोग, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट ध्यान से समझोगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सबके एटॉमिक नंबर की बात करें, जेड का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद सब में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8 ऐसे। तो क्या देख रहे हो, देखो तो सब में दो दो ही सेल हैं, 2 सेल, यहाँ भी 2 सेल, सब में 2 सेल है, तो नंबर ऑफ सेल्स सेम रहेंगे, नंबर ऑफ सेल्स सेम होंगे, यहाँ भी 2 सेल, देखो सब में 2 ही सेल है। आखिर अभी जो हमने ग्रुप वाइज वेरिएशन पढ़ा था तो ग्रुप में क्या देखे थे कि ऊपर से नीचे जाने से नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा था, यहाँ सेल नहीं बढ़ रहा है, देखो सेल सेम है, देख लो सब में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज कर रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका चेंज किया। अब सब के लिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट किया गया है, जो पीछे स्लेटर रूल में हमने कैलकुलेट करा, ये है 1.30, 1.95, 2.60, 3.25, 3.90, 4.55, 5.20 और 5.75। अब इस हिसाब से जो एटॉमिक रेडियस निकाला गया है, एटॉमिक रेडियस एंगस्ट्रॉम में, बेसिकली या कोवेलेंट रेडियस होगा सबका ऐसा। तो लिथियम के लिए वह रेडियस है 1.34 एंगस्ट्रॉम, इसके लिए है 0.90, 0.82, 0.77, 0.75, 0.73, 0.72 और इसके लिए 1.54। ऐसा। अब इससे क्या क्या बात हम लोग समझ सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखोगे। यहाँ तक क्लियर है, सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर भी ठीक ठाक, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी जान रहे हैं, सब में 2 सेल है, यहाँ तक ठीक। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट किए हम लोग ऑलरेडी पीछे, उसमें भी बताए थे इस बात को कि लेफ्ट टू राइट जाने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अब ज़रा समझना, 2 सेल यहाँ भी है और बीच बीच से लिखते हैं, 2 सेल यहाँ भी है और 2 सेल इस फ्लोरीन के लिए भी है ऐसा। लेकिन
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इससे ज़्यादा यहाँ है और इससे ज़्यादा यहाँ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहने का मतलब कि यहाँ लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ कम चार्ज पहुँच रहा है, यहाँ उससे ज़्यादा पहुँच रहा है और यहाँ उससे भी ज़्यादा पहुँच रहा है। तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा चार्ज पहुँच रहा है तो यह इलेक्ट्रॉन इसके तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होगा, उससे कम अट्रैक्टिव होगा और सबसे कम अट्रैक्टिव होगा। अब यदि यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास अधिक न्यूक्लियर चार्ज पहुँच रहा है तो हम कहें कि यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो यदि यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ऐसे आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, देखो बीच में न्यूक्लियस है या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा अट्रैक्ट होने का मतलब क्या होगा, देखो ऐसे ही कॉम्पैक्ट होता जाएगा, ऐसे तो घटेगा ना साइज। इसमें जो है उतना नहीं है तो ये थोड़ा फैला हुआ रहेगा, इसमें कम है तो थोड़ा और फैला हुआ रहेगा। तो नंबर ऑफ सेल सेम है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा चार्ज पहुंच रहा है तो यह आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा और न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा तो वही साइज इसका कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा या सिकुड़ जाएगा। इसलिए देखो साइज घट रहा है ऐसे। यहाँ एक एक्सेप्शन कि सर नियॉन का तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे अधिक है तो फिर इसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम होना चाहिए था ना, लेकिन सबसे ज़्यादा तो लग रहा है इसी का है, इवन कि लिथियम से भी ज़्यादा उसी का है। तो यह जो ग्रुप 18 वाले एलिमेंट हैं नोबल गैस, इनको तो देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि ये सारे जो हैं ये जनरली आपस में कंबाइन करते हैं, मतलब नाइट्रोजन N2 बनाएगा, ऑक्सीजन O2 बनाएगा, फ्लोरीन F2 बनाएगा, लेकिन नियॉन Ne2 नहीं बनाता है। जितने भी नोबल गैसेस होते हैं वे सभी मोनो एटॉमिक गैस होते हैं। क्यों नहीं होता है ये हम लोग आगे का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। जैसे कोई पूछेगा नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला बोलो, आप क्या बोलोगे N2, ऑक्सीजन गैस का क्या बोलोगे O2, फ्लोरीन का क्या बोलोगे F2। वैसे नियॉन का पूछा जाएगा तो Ne2 नहीं, केवल Ne बोला जाएगा। ऐसा 2 क्यों नहीं होता है, इसका एक्सप्लेनेशन है जो आगे हम पढ़ेंगे। मतलब सिंपल सा बात कि नोबल गैस के 2 एटम्स आपस में कंबाइन नहीं करते हैं, और जब ये 2 एटम आपस में कंबाइन नहीं करते हैं तो इनके रेडियस को कोवेलेंट रेडियस के रूप में एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, बल्कि इनके रेडियस को वैन डर वाल रेडियस के रूप में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग। और बताए थे कि जो वैन डर वाल रेडियस है वह सबसे बड़ा होता है। तो यदि इसके लिए भी कोवेलेंट रेडियस आता तो फिर वैल्यू सबसे कम रहता, लेकिन इसके लिए कोवेलेंट है ही नहीं, वैन डर वाल है और वैन डर वाल का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ये सबका कोवेलेंट है। तो कोवेलेंट धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इसका कोई जोर यहाँ नहीं है क्योंकि उसके लिए वैन डर वाल रेडियस, और वैन डर वाल रेडियस तो वैसे भी सबसे बड़ा होता है, इसलिए नियॉन का एक्सेप्शनली वैल्यू यहाँ बड़ा लग रहा है, जिसका कोई मतलब है नहीं क्योंकि उसके लिए वैन डर वाल रेडियस है, बाकी के लिए क्या है, कोवेलेंट रेडियस है। तो इस बात का ध्यान रखोगे। एक और इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं क्या, कि जैसे यहाँ से यहाँ जाने पर देख रहे हो साइज बहुत ज़्यादा डिक्रीज किया है, 1.34 से 0.90 हो गया, मतलब लगभग 0.5 के आसपास या 0.4 के आसपास डिक्रीज किया है। अंतर निकाल लो ना, अंतर निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा 0.44 का अंतर है, इसमें निकालोगे तो 0.08 का अंतर है, इसमें 0.05 का अंतर है, इसमें 0.02 का अंतर है, 0.02 का अंतर है, यहाँ 0.01 का अंतर है। तो घट रहा है भले, लेकिन ये जो घटने का तरीका है देखो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है लेकिन कम रेट से घट रहा है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, ये ऑब्जर्व करोगे तब पता चलेगा, नहीं तो मान लोगे तो हाँ घट रहा है, लेकिन इसको समझना चाहो कि क्यों ऐसा हो रहा है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि यहाँ एटॉमिक रेडियस तेज़ी से घटा और यहाँ इतना नहीं घटा। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग ऐसे देते हैं कि जैसे मान लो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन तीनों की बात करें हम लोग, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे ना तो नाइट्रोजन का लास्ट में होता है 2p3, 2p3 मतलब ऐसा, p का 3 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का होता है 2p4, ये 1 2 3 और एक 4 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का होता है 2p5, ये 1 2 3 4 5।
तो होता क्या है कि नाइट्रोजन में देखोगे तो इसके जो 3 ऑर्बिटल्स हैं p के, तीनों में एकक इलेक्ट्रॉन है, तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन में आए तो एक ऑर्बिटल में ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए मतलब कि यहाँ इन 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच होगा रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। और यहाँ 2 पेयर है तो यहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और भी ज़्यादा होगा। तो इससे क्या समझेंगे कि जैसे ही नाइट्रोजन से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से फ्लोरीन की ओर गए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के चलते आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ। लेकिन साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में अट्रैक्शन के अलावे एक चीज़ और लग रहा है, रिपल्सन, इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के चलते। तो एक या न्यूक्लियस क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, लेकिन फिर यह जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको दूर धकेलेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के चलते अट्रैक्शन बढ़ा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होने के चलते रिपल्सन बढ़ेगा। तो एक अंदर खींचेगा तो एक वो बाहर करेगा। तो इस केस में क्या होगा कि वह बहुत ज़्यादा अंदर नहीं आ पाएगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन शो नहीं कर पाएगा, उसमें रिपल्सन भी थोड़ा आ जाएगा, इसलिए उसमें साइज घटेगा तो कम घटेगा। जैसे इसमें केवल अनपेयर्ड है तो इसमें रिपल्सन नहीं होगा तो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, तो इसका साइज ज़्यादा घटेगा, इसका साइज ज़्यादा डिक्रीज करेगा। लेकिन वही इस सब में जो आ जाता है ऐसे करके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने से उन इलेक्ट्रॉनों के बीच थोड़ा रिपल्सन एक्सपीरियंस होता है, और उस रिपल्सन की वजह से वे जो है एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। तो एक अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा दूर कर रहा है, इसीलिए साइज पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और लगभग सेम साइज के हैं। इन चारों को देखोगे तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को, इधर बहुत ज़्यादा अंतर था, इधर से चेंज कर गया, p ऑर्बिटल जैसे आया डिफरेंस कम हो गया। तो इतना बात अच्छे से ध्यान में रख लोगे कि लेफ़्ट टू राइट जाने से पर्टिकुलर पीरियड में साइज घटता है, जबकि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है। क्यों? एक्सप्लेनेशन दिया जा चुका है, नोट्स को लाइन से पढ़ोगे अच्छे से और इसको एकदम दिमाग में रख लेना। बताया ना कि जब तक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तब तक ये सारी चीज़ें यूज होंगी, कॉमन सा चीज़ है एकदम बेसिक, जिसके बगैर केमिस्ट्री आप नहीं पढ़ सकते हो इन टॉपिक्स के बगैर। तो इसको एकदम ध्यान में रखना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। धन्यवाद।